अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो बदक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ हासिल जिस बाई वजह महमूद का सेकंड लास्ट एपिसोड का लास्ट पार्ट लेकर। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लास्ट एपिसोड के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने कर लिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं एपिसोड की जानिब। वो चाय के 2 भाप उड़ाते कप ट्रे में रखे बाहर लॉन में आई, जहाँ टेबल के अतराफ लगी कुर्सियों में से एक पर बैठा आफाक उसका मुंतजिर था। वो ट्रे उठाए उसके पास पहुंची। ट्रे टेबल पर रखते एक कप उठाकर आफाक की जानिब बढ़ाया। शुक्रिया। कप थामते आफाक ने जवाब दिया। दूसरा कप उठाते वो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो रोज़ रात को यहीं बैठकर चाय पीते थे, मामूल के कुछ बातें करते। एकदम इस वक्त को कुछ याद आया। आफाक, कल आप जल्दी घर आ जाइएगा प्लीज़। क्यों, क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? सवाल फ़ौरन आया। जी, मुझे अम्मी की तरफ जाना है। वो खामोश हुई। आफाक ने सवाली नज़रों से उसकी जानिब देखा। वो जानता था कि बात अधूरी है। वो दरअसल इस बाने नज़रें कप पर जमाई। कहो, मैं सुन रहा हूँ। आफाक ने कप होठों को लगाते हुए कहा। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ। खाना बनाने के अलावा मुझे और कोई काम नहीं होता, और वो भी अक्सर पप्पो या मेमल बना लेती हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं भी अपने लिए कुछ मसरूफियात ढूंढ लूँ। अम्मी के घर पेंटिंग का कुछ सामान पड़ा है, मैं वो यहाँ लाना चाहती हूँ। बात मुकम्मल करते हैं वो खामोश हो गई। वो सिर्फ आफाक के सामने ही इतनी बातें करती थी, और ये सब आफाक की मोहब्बत का मान का नतीजा था। नहीं इस बार उसकी ज़रूरत नहीं, उस सामान को तुम वहीं रहने दो, हम नया सामान ले आएंगे। पर कल नहीं, इस वीकेंड पर हम ममानी की तरफ जाएंगे उनसे मिलने, और फिर वापसी पर हम शॉपिंग पर चलेंगे। तो फिर जो तुम लेना चाहो ले लेना, ओके? अपनी बात मुकम्मल करते उसने असबाब की जानिब देखा। ओके। इस बार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अचानक उसे कुछ ये और याद आया। जल्दी जल्दी चाय ख़त्म करें आफाक, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो खुद भी तेज़ी से चाय पीते हुए बोली। कुछ देर बाद वो उसे अपने छोटे से बागीचे के सामने ले आई थी। मैं अपने पेंटिंग के सामान के साथ कुछ नए पौधे भी लूँगी। एक और नई फरमाइश हाजिर थी। ये वाला पौधा मैंने पिछली बार पहली दफ़ा लिया था, और देखें ये कितना अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं अब इससे से और ख़रीदूँगी। लहजे में खुशी समोए उससे एक और पौधे की जानिब इशारा किया, जबकि आफाक होठों पर मुस्कुराहट लिए खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था। ये छोटी छोटी चीज़ें उसे कितना खुश कर देती थी, और वो उसकी खुशी में खुश था। और ये वाला फूल, इसे तो मैं कल ही यहाँ से निकाल दूंगी। इस बार लहजे में गुस्सा था। आफाक ने उस फूल की जानिब देखा। वो काफ़ी खूबसूरत था। मगर क्यों, ये तो बहुत खूबसूरत है इस बार, और इसकी नशोनुमा भी बहुत अच्छी है। आफाक के सवाल पर वो उसकी जानिब पलटते हुए बोलने लगी। मगर आफाक, आपको नहीं पता, जब से इसे यहाँ लगाया है सिर्फ इसी की नशोनुमा पारी रही है, बाकी तमाम पौधों की तो नशोनुमा रुक गई है। इसलिए आप इसकी खूबसूरती पर मत जाएं, ये बाकी पौधों के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो अब उसे वजह दे रही थी, जबकि आफाक की नज़र उस फूल के आसपास वाले पौधों पर पड़ी, जो वाकई बहुत कमज़ोर और मुरझाए हुए थे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों को शामिल करना चाहिए जिनकी सीरत उनकी सूरत से ज़्यादा अच्छी हो, और ये पौधा सूरत वाला है मगर इसकी सीरत अच्छी नहीं है। इस पर समझाने के अंदाज में बोली। वाह भाई वाह, शादी के बाद तो इस बार मैडम बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी बातें करने लगी हैं। इस बार के लब मुस्कुराहट में ढले कि एकदम उसने आफाक के अल्फाज पर गौर किया। शादी के बाद से क्या मतलब है आपका? वो भवें सुकेड़ते पूछ रही थी। यही कि ये सब मेरी सोबत का असर है, वरना शादी से पहले तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही काम करते हुए देखा है। आफाक की नजरें उसके हाथ पर पड़ी, जिसे कमर पर टिकाए वह सवालिया नजरों से उसकी जानिब देख रहा था, आंसू बहाते हुए। तभी तो मैंने तुम्हारा नाम रिमझिम रखा था। वो उसे चढ़ाते हुए बोला। आफाक, वो खफगी से बोली। बहुत बुरे हैं आप। हर बार वो उसे जुमले पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करती थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो वापस टेबल की जानिब गई और ट्रे उठाई। अच्छा बाबा सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। वो तेज तेज कदम उठाती आगे जा रही थी, जबकि आफाक उसके पीछे पीछे था। घड़ी पर इस वक्त रात का 1 बज रहा था। वो निहायत उजलत के आलम में घर आया था। 12 बजे सर्जरी के ख़त्म होते ही जब वो बाहर आया तो मोबाइल पर इतनी कॉल्स देखते उसे तशवीश हुई। बाकी तमाम मामला तेजी से तय करता वो फ़ौरन घर आया था। हॉस्पिटल से आते उसे यह भी मालूम हो गया था कि रात में आबरू वहाँ भी कॉल कर चुकी है। वो सर्जरी में इतना मसरूफ़ हो गया था कि उसे वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ, और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और रह रहकर सुबह आबरू से हुई अपनी बातें याद आ रही थी। गाड़ी से उतरते वह तेजी से अंदर गया। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र लॉन्च में बैठे जावियार और नूर पर पड़ी थी।
वो तेजी से उनके करीब गया। जावी, अम्मू जान कहाँ हैं? और आबरू, सब ठीक है ना? वो बेहद परेशान नजर आ रहा था। जी भाई, सब ठीक है, आप परेशान मत हो। जावियर उठकर उसे पास आया और उसे तसल्ली दी। तो फिर इतनी कॉल्स की क्या वजह थी? उसे लगा शायद घर पर कोई इमरजेंसी हो गई है जिसकी वजह से उन सब ने उसे इतनी कॉल्स की थी। इस सवाल पर जावियर ने एक नज़र नूर की जानिब देखा, जिसकी आंखों से ही इशारा करने पर वो कदम उठाता लॉन्च के उस हिस्से में जानिब गया था जो तारीख था, और लाइट ऑन करते ही रोशनी में नहा गया। ताशफिन की नज़र उस जानिब उठी और कुछ लम्हों में ही वो सारी बात समझ गया था। सामने लिखे कांग्रेचुलेशन सर्जन ताशफिन के अल्फाज अफसरदगी से उसकी जानिब देख रहे थे। उसे बेइख्तियारी शर्मिंदगी ने आन घेरा। आबरू के इसरार के बावजूद भी वो घर नहीं पहुंच पाया था। आप बहुत लेट हो गए हैं भाई। इस पर बोलने वाली नूर थी। वो आबरू की खुशी और मेहनत की गवाह थी। आबरू कहाँ है? ताशफिन ने सवाल किया। अपने कमरे में है, काफ़ी गुस्से में है और आपसे तो शदीद खफा है। जावियर ने शदीद के लफ्ज़ पर जोर दिया। इससे पहले कि जावियर कुछ कहता, ताशफिन की नज़र सीढ़ियाँ से उतरती हुई आबरू पर पड़ी। यकीनन वो उसकी गाड़ी को पार्क देखकर ही नीचे आई थी। वो अभी तक उस सुर्ख लिबास में मौजूद थी जो ताशफिन ने ही उसे गिफ्ट दिया था। एक बार फिर उसे शर्मिंदगी ने आन घेरा। नूर, अपने भाई से पूछो कि वो खाना खाएंगे या वो भी खाकर आए हैं। लहजे में खफकीबाजी थी। उसने ताशफिन को मुखातिब भी नहीं किया था, जबकि ताशफिन खामोश नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। वो पहली बार उससे नाराज़ हुई थी, और वो भी शदीद नाराज़। भाई, आपने खाना खाया है? नूर ने मध्यम आवाज़ में उससे पूछा, जिस पर ताशफिन की नफ़ी में हिलती हुई गर्दन दूर खड़ी आबरू देख चुकी थी। इनसे कहो कि अगर खाना खाना है तो अम्मू जान से मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाएं, खाना मिल जाएगा। वो कहकर रुकी नहीं और कदम उठाते हुए किचन में चली गई। देखा कितनी खफा है भाभी आपसे। बहुत दिल से इंतज़ाम किया था उन्होंने, मगर आप नहीं आए। नूर अफसरदा लहजे में बोली। तुम सब ने खाना खाया है? अम्मू जान ने, आबरू ने। ताशफिन के सवाल पर जावियर बोलने लगा। जी, हम सब ने तो खा लिया था, मगर भाभी ने नहीं खाया। अम्मू जान के पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। अच्छा, तुम दोनों जाओ और सो जाओ, मैं देख लेता हूँ। वो कदम उठाता सबसे पहले सबरीना के पास गया था, मगर वो सो चुकी थी। कमरे में जाकर मुंह हाथ धोते फ्रेश होने के बाद वो नीचे डाइनिंग टेबल की जानिब आया, जहाँ टेबल पर रखा खाना भी उसे आबरू की तरह ही खुद से रूठा हुआ महसूस हुआ था, मगर खाने की खुशबू उसकी भूख को मज़ीद उजागर कर गई थी और वो कदम उठाता कुर्सी पर बैठ गया। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि आबरू पानी की बोतल और गिलास ले टेबल की जानिब आई और उन दोनों को टेबल पर रखते हुए खामोशी से पलटने लगी थी कि ताशफिन ने उसका हाथ पकड़ते उसे रोका। आबरू ने पलटकर उसकी जानिब नहीं देखा था। आई एम सो सॉरी आबरू। वो अभी मुंह मोड़े खड़ी थी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। इस बार उसके लहजे में मौजूद मलाल का तासुर उसे पलटने पर मजबूर कर गया। पलटते ही उसकी नज़र ताशफिन से मिली थी। उसकी शर्मिंदगी उसकी भूरी आंखों से वाज़ेह थी। आपने अच्छा नहीं किया ताशफिन, मैंने बल्कि हम सब ने आपका बहुत इंतज़ार किया था। उसके लहजे में शिकायत थी। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर इमरजेंसी केस ना होता तो मैं ज़रूर आता। वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता बोला, जबकि नज़रें उसके चेहरे की जानिब थी। मैं आपसे नाराज़ हूँ ताशफिन। वो गुस्से से बोलते मुड़ने ही लगी थी कि ताशफिन दोबारा बोला, मुझे मालूम है, मगर मुझे भी तो एक मौका दे अपनी सफाई देने का। आबरू ने दोबारा उसकी जानिब देखा। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाए। अब इनकार आबरू के लिए भी मुश्किल था। वो खामोशी से बैठ गई। एक मौका देने में कोई हर्ज ना था, जबकि उसका हाथ अब भी ताशफिन के हाथ में था। हम सब ने बहुत दिल से आपके लिए सारे इंतजाम किए थे। आपके प्रमोशन के लिए आपको ट्रीट देना चाहते थे। सब ने मिलकर सरप्राइज प्लान किया था। मैंने सुबह आपसे कहा भी था कि आप जल्दी आ जाइएगा, पर आप नहीं आए। बैठते ही एक बार फिर वो उससे शिकवा करने लगी थी। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था आबरू कि आप ऐसा कोई सरप्राइज प्लान कर रही हैं। अगर आप ज़रा सा भी मुझे बता देती तो फिर ये सरप्राइज़ कैसे रहता ताशफिन। वो गुस्से से बोली। ताशफिन जानता था वो ठीक कह रही थी। और फिर जो मैंने आपको इतनी कॉल्स की थी, बल्कि सिर्फ मैंने ही नहीं, जावी ने, नूर ने, अम्मू जान ने, उनका क्या? वो खामोशी से सुन रहा था। वो खामोश हुई तो उसने उसका हाथ अपने दोनों हाथ में थामा। आई एम सो सॉरी आबरू। यकीन मानो, अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि मेरा इतना इंतज़ार किया जा रहा है तो मैं मीटिंग के फ़ौरन बाद ही घर आ जाता, मगर उस इमरजेंसी केस की वजह से बहुत देर हो गई। अब वो उसे सुन रही थी। फौरी सर्जरी बहुत ज़रूरी थी और मेरे अलावा आज कोई और सर्जन वहाँ मौजूद नहीं था, और सर्जरी के दौरान मुझे वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो सका।
प्रमोशन के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। मैं खुद मजबूर हो गया था। उसके लहजे से उसकी मजबूरी वाज़ेह था और आबरू जानती थी कि वो झूठ नहीं बोलता। अच्छा चलिए छोड़े इन बातों को, आप खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। उसने पुलाव की ट्रे उसकी जानिब बढ़ाई, एक शर्त पर कि आप भी मेरे साथ खाएंगी। ताशफिन की बात पर आबरू दोबारा बोली, मुझे भूख नहीं है ताशफिन। यानी नाराज़गी अभी दूर नहीं हुई। ऐसी बात नहीं है, आप खाना खाएं प्लीज़। आबरू के कहने पर ताशफिन ने चम्मच उठाते प्लेट में पुलाव डाला और पहला चम्मच भरते आबरू की जानिब बढ़ाया। ताशफिन आप नहीं खाएंगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। वो मज़ीद हुआ, मैं पहले ही बहुत खफा हूँ, मुझे मज़ीद तंग मत करें। आबरू ने कमज़ोर सा एहतजाज किया, नाराज़गी तो मुझसे है ना, खाने का तो कोई कसूर नहीं, प्लीज़ खा लें। ताशफिन ने एक बार फिर वो चम्मच उसकी जानिब बढ़ाया। इस बार आबरू खामोशी से खा गई थी, जिस पर ताशफिन ने दोबारा चम्मच भरते उसकी जानिब बढ़ाया। आप खाए ताशफिन, मैं अपने लिए प्लेट ले आती हूँ। वो उठने ही लगी थी कि ताशफिन ने दोबारा उसे रोका। इसकी ज़रूरत नहीं है। एक और चम्मच उठाते उसने प्लेट में रखा और प्लेट अपने और आबरू के दरमियान की। अब खाएं। वो दोनों दरमियान में रखी एक प्लेट से खाने लगे। ये किसने बनाया है, अम्मू जान ने या राहिमा ने? उसने मुलाजिमा का नाम लिया। न अम्मू जान ने न राहिमा ने। आबरू ने जवाब देते उसकी जानिब देखा जो रुकबत से खाना खा रहा था। तो फिर किसने बनाया है? वाकई बहुत मज़ेदार है, या शायद मुझे ही बहुत भूख लगी है। सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाया। उसने खाने की तारीफ करते साथ ही अपनी भूख की वजह बताई, जिस पर आबरू को पहले तो गुस्सा आया, मगर उसकी अगली बात पर ही सारा गुस्सा एकदम बैठ गया। उसने घड़ी की जानिब देखा, रात के 2 बजने वाले थे और वो सुबह 8 बजे से भूखा था। ये पुलाव बल्कि आज का सारा खाना मैंने खुद बनाया है। ताशफिन खाते हुए एकदम रुका, ये सब आपने बनाया है? आबरू ने इस्पात में सर हिलाया। जी, पर आप मुझे ये बताएं कि दोपहर में आपने कुछ क्यों नहीं खाया? लंच से पहले ही इमरजेंसी केस आ गया था तो वक्त ही नहीं मिल सका। प्लेट खाली हो चुकी थी। खुद डॉक्टर हैं आप, मगर अपनी ज़रा भी परवाह नहीं है आपको। अपना ख्याल क्यों नहीं रखते? वो खफकी से कहते पुलाव दोबारा प्लेट में डाल रही थी। क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए मेरी बीवी मौजूद है, वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर आबरू एक पल के लिए खामोश हुई, मगर कुछ देर बाद दोबारा उसे समझाने लगी और यूं ही ये रात भी लम्हा बलम्हा गुजर गई। वो कोर्ट के लिए तैयार हो रही थी कि ताशफिन कमरे में दाखिल हुआ। नजर पे इख्तियार उस पर पड़ी। वो सफ़ेद ट्राउज़र के साथ सफ़ेद शर्ट पहने बेड पर आ बैठा। आज हॉस्पिटल नहीं जाना आपको? नहीं, आज मैंने ऑफ लिया है। आबरू को फ़ौरन कल वाली बात याद आई थी। मंजर वही था, सिर्फ जगह तब्दील हो गई थी। खैरियत? हाँ, एक ज़रूरी काम है। कैसा ज़रूरी काम? आबरू ने बाल जोड़े में बांधते हुए सवाल किया। शाम तक पता चल जाएगा। वो मुस्कुराया, यानी सरप्राइज़ है। एक और सवाल? हाँ, यही समझ ले। उसकी बात पर आबरू के दिमाग में एक ख्याल आया, तो फिर मैं भी आज बहुत लेट आऊँगी। वो जानबूझकर चेहरे पर संजीदगी तारी किए बोली, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। उसके जवाब पर वो फ़ौरन उसके पास आई। मैं मजाक कर रही थी ताशफिन। उसे लगा शायद उसकी बात ताशफिन को बुरी लगी हो, मुझे मालूम है, मगर उसकी अगली बात पर सारी गलतफहमी एकदम दूर हो गई। ताशफिन, आप भी ना? उससे हंसता हुआ देखकर वो वापस ड्रेसिंग टेबल के सामने गई कि एकदम कुछ याद आया और वो अलमारी की जानिब बढ़ते ही उससे कुछ निकालने लगी। कुछ लम्हे बाद वो एक शॉपिंग बैग उसके सामने रख चुकी थी। ताशफिन ने सवाली नज़रों से उसकी जानिब देखा। ये गिफ्ट लिया था आपके लिए, कल देना था मुझे, पर जैसा सोचा था वैसा नहीं हो सका। खैर, आप इसे खोलें और बताएं कैसा लगा आपको। आबरू ने मुस्कुराते हुए वो बैग उसके सामने रखा। वो नर्वस थी कि न जाने ये तोहफा उसे पसंद भी आता है या नहीं। आपने पसंद किया है तो यकीनन बहुत अच्छा होगा। ताशफिन ने बैग खोले बगैर ही जवाब दिया, जिस पर आबरू के लब मुस्कुराहट में ढले। इसे खोले ताशफिन और खुद से देखकर बताएं। ताशफिन हाथ बढ़ाते हुए उसे खोलने लगा। उसमें एक ब्लैक लाइनिंग वाली नफीस वाइट शर्ट के साथ ब्लैक ड्रेस पैंट थी, जबकि साथ में एक खूबसूरत सा सियाह मर्दाना घड़ी थी, बिल्कुल वैसी जिस तरह की ताशफिन पहनता था। उसने नजरें उठाते आबरू की जानिब देखा, जो मुंतज़िर नज़रों से उसे देख रही थी। इसकी क्या ज़रूरत थी आबरू? वो तोहफा उसे बहुत पसंद आया था और कैसे न आता, देने वाला उसके लिए इतना खास जो था। ज़रूरत क्यों नहीं थी ताशफिन? शादी के बाद आपके इतने तहफ़ के बदले में पहली बार मैंने आपको कुछ दिया है, पसंद आया आपको? ये तोहफा उसने बहुत दिल से अपनी कमाई से उसके लिए ख़रीदा था। बहुत। वो रुका। थैंक यू सो मच वकील साहिबा, उसने आबरू का हाथ थामते हुए कहा था। कल के सारे इंतज़ामात और अब ये तोहफा वो दिन ब दिन उसके लिए खास होती जा रही थी। यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। वो अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए उसी अंदाज में बोली। उसका दिया तोहफा ताशफिन को पसंद आया था,
इसलिए वो खुश थी कि एकदम नजरें घड़ी पर पड़ी। अच्छा ताशविन, अब मैं चलती हूँ, जावियर मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो अपना बैग उठाते बोली, आज मैं आपको कोर्ट छोड़ूंगा, जावियर को मैंने बता दिया था। और हाँ, फ्री होकर मुझे कॉल कर दीजिएगा, आपको वापस लेने भी मैं ही आऊँगा। वो तो ठीक है ताशविन, मगर आपने इतनी देर बाद ऑफ लिया है, घर पर आराम कर लेते। इस तरह तो आप फिर से थक जाएंगे, वो लहजे में फिक्र लिए बोली। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए मुझे बिल्कुल थकावट नहीं होती। चलें शाबाश, अब तैयार हो जाएं, मैं नीचे आपका इंतजार कर रहा हूँ। वो मुस्कुराकर कहता हुआ बेड से उठा और वो शॉपिंग बैग उठाते अलमारी में अपने कपड़ों के साथ रखा। तोहफे के लिए एक बार फिर बहुत शुक्रिया, वो मुस्कुराकर कहता कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि आबरू उसे तब तक देखती रही थी जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। हर बार वो दिल से इकरार करती थी कि ये शख्स वाकई उसकी किसी बड़ी नेकी का सिला है। अपने कहे के मुताबिक वो वापसी पर आबरू को कोर्ट से लेने आया था। इस वक्त शाम के 6 बज चुके थे। ताशविन ने गाड़ी घर के सामने लाते हुए खड़ी की। घर पर कोई नहीं है क्या? गेट पर लगा ताला देखते हुए आबरू ने हैरत से पूछा, जिस पर ताशविन ने नफी में सिर हिलाया। अम्मोजान और नूर को आज NGO जाना था, कुछ देर पहले ही उन्हें वहाँ छोड़कर आया हूँ और जावियर दोस्तों के साथ बाहर निकला है, ताशविन ने वजाहत देते कहा। वो सबरीना और नूर को अफरा तफरी तरश छोड़कर आया था। और सादिक भाई, उसने गेट के चौकीदार का नाम लिया, उन्हें भी आज जल्दी घर जाना था। तो फिर हम भी NGO चलते हैं, आबरू के कहने पर ताशविन बोलने लगा। जाएंगे पर किसी और दिन, आज नहीं। ताशविन की बात पर वो खामोश हो गई और घर की चाबियां ताशविन से लेते गेट की जानिब बढ़ गई। गेट खोलते ही उसकी नज़र गैराज में खड़ी हुई गाड़ी पर पड़ी। वो जावियर की गाड़ी नहीं थी। एक भरपूर नज़र गाड़ी पर डालते उसने बड़ा गेट ताशविन के लिए खोला। गाड़ी अंदर आते ही ताशविन की नज़र उस नई गाड़ी के पास खड़ी हुई आबरू पर पड़ी। वो कदम उठाता उसके पास आ गया। ये किसकी गाड़ी है ताशविन? उससे सवाल करते वक्त भी आबरू की नज़रें गाड़ी पर थीं। गाड़ी बिल्कुल नई थी। कैसी है? जवाब के बजाय सवाल किया गया। गाड़ी तो बहुत अच्छी है, पर है किसकी? वो अभी वही सवाल कर रही थी, जिस पर ताशविन ने अपने कोट से गाड़ी की चाबी निकालते उसका हाथ थामा और हाथ खोलते उस पर चाबी रखी। ये गाड़ी एडवोकेट आबरू सिद्दीकी साहिबा की है, उसने मुस्कुराते हुए उसके सवाल का जवाब दिया, जिस पर आबरू ने पहले हैरत से उस गाड़ी की जानिब देखा और फिर उसकी जानिब देखते सवाल किया, मेरी? वो बेयकीनी से हाथ अपने सीने पर रखे पूछ रही थी। हाँ, आपकी। वो उसका रद्द अमल देखते मुस्कुरा दिया और आगे बढ़ते अपना हाथ उसके गेट फैलाते हुए उसे अपने साथ लगाया। ये था वो सरप्राइज जिसकी मैं सुबह बात कर रहा था। वो उसकी बात सुनते खामोशी से अपने हाथ में पकड़ी हुई गाड़ी की चाबी को देख रही थी। बहुत अरसे से मैं इस बारे में प्लान कर रहा था। हर बार कोई ना कोई मसला हो जाता था, पर आखिरकार आज ये प्लान कामयाब हो ही गया। और वैसे भी अपनी नाराज बीवी को मनाने का इससे बेहतर और कोई तरीका तो नहीं था। उसकी बात पर आबरू ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके गिर्द फैलाया। ताशविन ने उसकी जानिब देखा जो उसे ही देख रही थी। थैंक यू सो मच ताशविन, मैं कितनी खुश हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो नम आंखों से मुस्कुराई। वो बहुत अरसे से गाड़ी के लिए पैसे जमा कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहती थी और आज उसकी बाकी ख्वाहिशात की तरह ये ख्वाहिश भी ताशविन पूरी कर चुका था। और आपको खुश देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है, मैं भी ये नहीं बता सकता। उसे अपने करीब करते वो उसके अंदाज में बोला, जिस पर वो हंसते हुए उससे अलग हुई और ताशविन के दोनों हाथ थामे। मैं आपकी बहुत मशहूर हूँ ताशविन, हम सफ़र हो तो बिल्कुल आप जैसा, और मैं अपनी इस खुशकिस्मती पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम होगा। उसका लहजा उसकी कैफियत जाहिर कर रहा था। ताशविन भी मुस्कुराते हुए बोलने लगा, अब आपको कहीं भी जाने के लिए किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप आज़ादी से अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। वो जानता था कि अक्सर उसकी गैर मौजूदगी में उसे जावियर का इंतज़ार करना पड़ता था और ख़ुद भी वो कभी कभी काफ़ी लेट हो जाता था। एक बात तो बताएं, ताशविन के सवाल पर वो फ़ौरन बोली। पूछें, अब नाराज़ तो नहीं है ना? आबरू ने नफ़ी में सर हिलाया। वो शख्स उसकी नाराज़गी की कितनी परवाह करता था? बिल्कुल भी नहीं। वो रुकी और ताशविन की बुरी आंखों में देखते हुए बोलने लगी, आप वाकई मेरी किसी नेकी का सिला हैं ताशविन। दिल की बात आज जुबान पर आ गई। वो मुस्कुराया, और आप मेरे इंतज़ार का फल और मेरी मोहब्बत है आबरू। वो उसके लिए कितनी खास थी सिर्फ वही जानता था। आबरू ने मुस्कुराते हुए नज़रें झुकाई। चले अब बताएं, मुझे कहाँ ड्राइव पर लेकर जाएंगी? इसी वजह से वो उसे ड्राइविंग भी पहले ही सिखा चुका था। जहाँ आप कहें। वो दोनों मुस्कुराते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ गए। फयाज साहब आज फिर गफ्फार के पास आए थे। उस हादसे को आज 5 दिन गुजर गए थे। उस हादसे में हमदान समेत 15 और लोग भी जिंदगी की बाजी हार गए थे। हौसला करो गफ्फार, बस यही खुदा की मर्जी थी।
वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, जबकि साथ बैठा गफ्फार की आंखें से आंसू मुसलसल बह रहा था। वो एक ऐसा शख्स था जिसकी उम्र भर की कमाई और उसकी औलाद एक ही झटके में उससे छीन गई थी। आग लगने की क्या वजह मालूम हुई? पास बैठे एक और शख्स ने पूछा, जो फैज साहब के साथ आया था। शॉर्ट सर्किट, मुख्तसर मगर तकलीफदेह जवाब देते गफ्फार दोबारा खामोश हो गया। हमदान के जनाजे के बाद वो आज गफ्फार के पास आए थे। भाभी की तबीयत कैसी है अब? फायका लाशारी कल ताज़ियत के लिए उनके घर आई थी, जिस पर उन्हें मालूम हुआ था कि गफ्फार की बीवी हॉस्पिटल में दाखिल है। नीम पागल हो गई है वो। आसिद भरे लहजे में गफ्फार ने अपना तर चेहरा साफ किया। जिस औरत की इकलौती औलाद, उसकी मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ बेटा उसे छोड़कर चला जाए, खुद सोचें उस औरत का क्या हाल हो सकता है। उनकी आवाज़ रुन चुकी थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ फैज साहब? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा। बोलते बोलते उनकी निगाह अपने हाथ पर मौजूद जले हुए निशान पर पड़ी। नहीं क्या, हमेशा दूसरों के साथ भलाई की है। उन्होंने बात बमुश्किल मुकम्मल की। एकदम जैसे कुछ याद आने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता यादों की एक कड़ी बन गई। दिल और दिमाग ने एक साथ उनसे सवाल किया कि क्या वाकई उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। साले बेगम से मिलकर वापसी पर वो सबसे पहले नर्सरी गए थे। अपनी पसंद के पौधों का ऑर्डर देते वो बहुत खुश थी। नर्सरी से निकलते हुए अब उनका रुख मार्केट की जानिब था, जहाँ से अब उसे पेंटिंग का सामान खरीदना था। कुछ देर बाद वो उसकी तमाम चीज़ें खरीद चुके थे। इस बात की आंखों में मौजूद खुशी दीदनी थी। अपनी पसंदीदा चीज़ को देखकर ऐसा होता है। उस दुकान से निकलते हैं वो अभी कुछ ही कदम चले थे कि इस बात की नज़र एक स्टॉल पर पड़े 2 कप्स पर पड़ी थी। वो सफ़ेद रंग के 2 खूबसूरत कप्स थे, जिनमें से एक पर मिस्टर तो दूसरे पर मिसेस लिखा था। उसी लम्हे अफ़ाक ने उसकी नज़रों के ताकुब में देखा और कुछ देर बाद वो कप्स भी उनकी शॉपिंग का हिस्सा थे। अब बारी कपड़ों की थी, जिसमें पहले अफ़ाक के लिए कपड़े मुंतखब करने के लिए वो एक दुकान में खड़े थे। इस बार आसपास देखते एक सफ़ेद कलर की शर्ट उतारकर उसके करीब आई। इस बार वाइट नहीं, इस बार शादी के बाद से तो मेरी वार्डरोब में सिर्फ यही रंग भर चुका है। वो झुंझलाहट भरे लहजे में बोला। तो आपने भी तो मेरी वार्डरोब सिर्फ नीले रंग से भर दी है। वो उसका पसंदीदा रंग पहनती तो उसके लिए भी अपना पसंदीदा रंग मुंतखब करती थी। अच्छा बाबा अच्छा, इस बार ब्लू के अलावा कुछ और ले लेना प्लीज़, मेरे लिए इस बार वाइट मत लो। उसकी बात पर इस्बा मुस्कुराई। दोनों के कपड़े लेते हैं अब उनका रुख बाहर की जानिब था कि इस्बा की नज़र चूड़ियों के एक स्टॉल पर पड़ी। अब उसे चूड़ियाँ लेनी थी। स्टॉल पर पड़ी वो मुख्तलिफ रंगों की चूड़ियाँ देख रही थी कि अफ़ाक की आवाज़ उसके समाज से टकराई। मैं कुछ मदद करूँ? इस्बा ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा। जी, मगर एक शर्त पर कि इनका रंग नीला नहीं होना चाहिए। वो नीले रंग को लेकर उसकी इंतहा पसंदीदगी से बखूबी वाकिफ़ थी। वो हर चीज़ में पहला इंतखाब उसी रंग का करता था। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अफ़ाक ने सुर्ख रंग की चूड़ियाँ उसकी जानिब बढ़ाई। इस्बा को पहली नज़र में ही वो बेहद पसंद आई थी। वो चूड़ियाँ अपने बाएं हाथ में पहनते साइज़ देखने लगी। वो उसकी कलाई पर खूब जच रही थी। दाएं हाथ में पहनते हुए उसे कुछ दुश्वारी का सामना हुआ, इससे पहले कि दुकानदार हाथ आगे बढ़ाता। अफ़ाक उसे चूड़ियाँ पहनाते उसकी मुश्किल आसान बना चुका था। दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनते उसने अफ़ाक की जानिब देखा, जिसकी सराहती निगाहें उसे बताने के लिए काफ़ी थी कि वो चूड़ियाँ उस पर बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उतारो मत, पहने रखो। चूड़ियाँ मुंतखब होते ही वो अब उन्हें उतारने लगी थी कि अफ़ाक ने उसे रोका और वॉलेट निकालते पैसे दुकानदार की जानिब बढ़ाए। अभी वो कुछ ही फासले पर गई थे कि इस्बा अपनी दोनों कलाइयाँ उसके सामने करती बोली, अच्छी लग रही है ना? वो अल्फाज की सूरत में भी उनकी तारीफ चाहती थी। बहुत। आखिर पसंद किसकी है? वो जानबूझकर कहता मुस्कुराया, जिस पर अब इस्बा खफकी भरे तासुरात लिए उसके साथ चलते हुए उसे कुछ कह रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो नजरें फयाज लाशारी पर पड़ी थी, जो किताब हाथों में लिए बेड पर बैठे थे। वो कदम उठाती दूसरी जानिब जाकर बैठ गई। कुछ देर उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही कि उनकी नज़रें फयाज लाशारी पर पड़ी, जिनकी नज़रें किताब के सफ़े के बजाय खाला में मौजूद किसी गैर मरी नुक्ते पर थी। वो जब से गफ्फार के पास से आए थे तो यूं ही गुमसुम थे। फयाज, आपकी तबीयत ठीक है? वो काफ़ी देर उन्हें यूं ही बैठा देखकर पूछने लगी कि फयाज साहब जैसे उनकी आवाज़ सुनते होश की दुनिया में वापस आए थे। हाँ, क्या कुछ कहा तुमने? वो किताब को बंद करते बोले, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है फयाज। आप? मैं ठीक हूँ फायका। वो उनकी बात काटते बोले, बस बार बार मेरी नज़रों के सामने गफ्फार का चेहरा आ जाता है, कानों में उसकी बातें गूंजने लगती हैं। वो बेचारा बहुत अजियत में है। उनके लहजे से दुख वाज़ेह था। मुझे उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। उसकी सारी दुनिया एक दिन में ही ख़त्म हो गई। फायका लाशारी खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी।
तुम्हें मालूम है वो हमदान की वापसी पर इतना खुश था कि उसने पहली बार मुझसे 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी ताकि अपने बेटे के साथ वक्त गुजार सके, और अब वो उसकी शादी की तैयारियां कर रहे थे। वो गर्दन उनकी जानिब मोड़े बात कर रहे थे। मैं 35 साल से उसे जानता हूँ, मैंने आज तक उसे किसी के साथ बुरा करते हुए नहीं देखा। फायका लाशारी के चेहरे पर एक साया सा लहराया। वो तो हमेशा सबके साथ भलाई करता था, उसने इतने साल में कंपनी में भी कोई बेईमानी नहीं की, तो इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। फायका लाशारी का हलक एकदम खुश्क होने लगा था। ये कुदरत का कैसा इंसाफ है कि एक इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा हो जाए। फायका लाशारी ने अपने साथ बैठे अपने शौहर की जानिब देखा, जो हर हकीकत से बेखबर थे। वो नहीं जानते थे कि कुदरत का ये इंसाफ बिल्कुल दुरुस्त है। गफ्फार को उसके किए का अमल का फल मिल रहा था। मकफात अमल का आगाज़ हो चुका था और जल्द गफ्फार के साथ शामिल लोग भी अपने अमाल की सज़ा काटने वाले थे। घड़ी इस वक्त रात के 10 बजा रही थी। उन्हें वापसी पर काफ़ी देर हो गई थी। रात का खाना बाहर खाते अब वो घर जा रहे थे। गाड़ी में बैठी इस्बा के हाथों में हमेशा की तरह आज भी गजरे मौजूद थे। वो जब भी घर से बाहर निकलते तो आफाक कभी उसके हाथ गजरों से खाली नहीं रहने देता था। वो जानता था कि इस्बा को फूल और उनकी बनी हुई हर चीज़ कितनी पसंद है। अब आप खुश हैं इस्बा मैडम? आफाक ने साथ बैठी इस्बा से सवाल किया, जो कभी अपनी कलाई में पहनी चूड़ियाँ को देखती तो कभी गजरों को। जी मैं आज बहुत खुश हूँ। वो कितनी खुश थी उसके लहजे से वाज़ेह था। थैंक यू सो मच आफाक, वो उसकी जानिब देखते बोली, जो गाड़ी चलाते हुए मुस्कुराया। आप खुश तो हम भी खुश बेगम साहिबा। इस्बा मुस्कुराते हुए दोबारा अपने गजरों की जानिब मुतवज्जह हुई कि अचानक उसे कुछ याद आया। पौधे किस दिन डिलीवर होंगे? कल शाम तक, जवाब फ़ौरन आया। प्लीज़ आफाक, इस बार आप खुद रिसीव कर लीजिएगा। आपको याद है ना पिछली बार भी कम पौधे लाए थे? वो उसे अपने पिछली बार का तजुर्बा बता रही थी। जी मुझे अच्छी तरह याद है, मगर आप शायद भूल रही हैं मैडम कि फिर दोबारा जाकर भी वो पौधे मैं ही लाया था। आफाक ने उसे तफसील से अपना तजुर्बा बताया। नहीं मैं भूल नहीं रही, तभी तो आपसे कह रही हूँ ताकि इस बार आपको दोबारा ना जाना पड़े। आफाक ने गर्दन मोड़ते उसकी जानिब देखा। पहले वो उसके सामने नहीं बोलती थी और अब उसकी जुबान आफाक के सामने रुकती ही नहीं थी, मगर वो उसे यूं ही बोलती हुई, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, उसकी बातों पर चिढ़ती हुई अच्छी लगती थी। ये आफाक की मोहब्बत और एतमाद का ही नतीजा था, जो हर वक्त खामोश रहने वाली और छोटी छोटी बातों पर रोने वाली इस्बा अब हंसती मुस्कुराती जिंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाली इस्बा बन गई थी। वक्त और हालात ने उसे वैसा बना दिया था, मगर अब जब वक्त बदला था तो वो खुद भी बदल रही थी। गाड़ी अभी सिग्नल पर ही खड़ी थी कि इस्बा की नजरें दाएं जानिब मौजूद आइसक्रीम शॉप पर पड़ी थी। उसने फौरन आफाक को मुखातिब किया। आफाक, आपको कुछ मीठा और ठंडा खाने का दिल नहीं चाह रहा? उसकी बात पर आफाक ने उसकी जानिब देखा कि नज़र सामने मौजूद उस दुकान पर पड़ी। वो उसकी बात का मतलब समझ चुका था, मगर जानबूझकर बोलने लगा, नहीं। उसके इनकार पर इस्बा ने फौरन गर्दन मोड़ते उसकी जानिब देखा। मगर मेरा दिल चाह रहा है और मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज़। उसके लहजे में हुक्म, गुजारिश, ख्वाहिश सब कुछ था और इनकार करना आफाक के लिए मुमकिन ना था। सिग्नल खुलते ही उसने गाड़ी सड़क के किनारे पर पार्क की थी और कुछ देर बाद वो आइसक्रीम की 2 कप्स लिए गाड़ी में वापस आ बैठा था। एक कप इस्बा की जानिब बढ़ाते उसने अपना कप डैशबोर्ड पर रखा। थैंक यू, कप थामते इस्बा ने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरे लायक और कोई हुक्म मैडम? आफाक के लहजे पर वो हंसने लगी। नहीं, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल, वो मज़े से कहती आइसक्रीम खाने लगी। अगर आज कोई उसे यूँ बातें करता देख लेता तो वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर सकता था। वो अब एक नटखट सी जिंदगी से भरपूर इस्बा बन चुकी थी और उसका सारा क्रेडिट साथ बैठे आफाक का था, जो वाकई एक अच्छा भाई और बेटा होने के साथ साथ एक अच्छा शौहर भी था, जो खुद से मुंसलिक औरत की खुशी का ख्याल रखता था। आइसक्रीम खाते खाते इस्बा के दिमाग में एक सवाल बेदार हुआ। उसने आफाक की जानिब देखा, जो आइसक्रीम खाने में मसरूफ़ था। आपसे एक बात पूछूं आफाक? पूछो। आफाक के जवाब पर वो बोलने लगी। सवाल शायद आपको थोड़ा अजीब लगे। वो तमहीद बांध रही थी। तुम बस सवाल करो, ये फैसला मैं करूँगा कि सवाल कितना अजीब है। वो अपना कप खाली करते बोला। मैं आपको पहली बार कब अच्छी लगी थी? सवाल वाकई कुछ अजीब था, जिस पर आफाक ने फौरन उसके चेहरे की जानिब देखा, मगर उसके चेहरे की चमक और उसका जवाब जानने की ख्वाहिश उसे बोलने पर मजबूर कर गई। मतलब कि मैं? उसके खामोश देखते इस्बा उसे अपना सवाल समझाने की लगी थी कि आफाक बोल पड़ा। जब मैंने तुम्हें फूलों के दरमियान खड़े मुस्कुराते हुए शायद पहली बार देखा था। वो उसकी आंखों में देखता बोला। इस्बा ने फौरन नजरें झुका ली। अब यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा?
उसके सवाल पर इस्पा ने नजरें उठाते उसकी जानिब देखा और बोलने लगी, जब आप मेरे लिए अम्मा से लड़े थे, उसे आज भी अफ़ाक के अल्फाज याद थे। उस वक्त जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुझे हुआ था मैं बयान नहीं कर सकती, और वही लम्हा था जब आप पहली बार मुझे बाकी सब मर्दों से मुख्तलिफ लगे थे। वो सामने बैठे उस शख्स को क्या बताती कि उसकी मौजूदगी में जो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास उसे होता था वो नाकाबिले फरामोश है। उसकी बात पर अफ़ाक ने इस्पा के दोनों हाथ थामे। तुम मेरी बीवी हो इस्पा, मेरी हमसफ़र, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। उसकी बात पर वो इस्पा मुस्कुराई थी। मैं जानती हूँ अफ़ाक, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर अफ़ाक भी मुस्कुराया। आज आबरू, साले बेगम, रुतबा और हरम को अपनी गाड़ी में अपने घर लाई थी। आज रात का खाना वो सबरीना की तरफ ही खाने वाले थे। सबरीना और सादिया सबरीना के कमरे में बैठी थी, जबकि आबरू उन दोनों को लिए बाहर लॉन में बैठी थी। नूर भी उनके साथ मौजूद थी। तासफीन सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया कि उसकी नज़र लॉन्च में खड़े खिड़की के पास जावियार पर पड़ी थी। वो कदम उठाता उसके पास गया। वो बाहर देखने में इतना महू था कि उसके कदमों की आहट तक महसूस नहीं कर पाया। ताशबीन ने उसके पीछे खड़े होते उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। एकदम उसे कुछ याद आया और फिर उसके कान के करीब होते हुए वो मध्यम आवाज़ में बोला, वकील साहब, अगर आपने जी भरकर लड़की को देख लिया हो तो बाहर आ जाएं। जावियर तेजी से पलटा। उसे अच्छी तरह याद था कि ये जुमला उसी का था। उधार नहीं रखते ना आप डॉक्टर साहब, वह ताशबीन की जानिब देखता बोला, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। तुमसे ही सीखा है, चलो आओ बाहर चले। उसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि जावियर उसे रोका। भाई बस 5 मिनट दे दे, एक ज़रूरी बात करनी है आपसे। ताशबीन ने पलटते उसकी जानिब देखा। हाँ कहो, बैठकर बात करते हैं ना, वो सोफे पर बैठता बोला। ताशबीन अफसोस भरे अंदाज में गर्दन नफी में हिलाते हुए उसके पास आ बैठा। आप अम्मू जान से मेरे लिए बात करेंगे प्लीज़। वो सीधे मुद्दे की बात पर आया था। तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? वो समझ चुका था कि किस बारे में बात हो रही है। मैं कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप बात करें। वो ताशबीन की जानिब देखता बोला। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है क्या? जी यही समझ ले। ताशबीन के सवाल पर वो शर्माने की अदाकारी करते बोला। खैर अभी भी वक्त है, सोच लो, बहुत गुस्से वाली है वो। ताशबीन उसे मोहतात कर रहा था। सोच लिया, और वैसे भी वो भाभी से कम ही गुस्से वाली है। उसे कुछ दिन पहले वाला वाक्य याद आया। अच्छा तो ये बात है, फिर रुको, मैं अभी आबरू को बुलाता हूँ, उसके सामने कहना ये बात। ताशबीन की बात पर वो फौरन बोलने लगा। उनके सामने तो आप भी चुप हो जाते हैं भाई, तो मैं कैसे बोलूँगा? ज़रा शर्म तो नहीं आ रही ना? वो रिटेक से हंसा। नहीं? तो फिर ठीक है, मैं बात नहीं करूँगा। ताशबीन ने साफ इनकार किया। अच्छा सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जावियर एकदम से बात पलटता हुआ बोला। मगर जावियर, अभी तो उसकी डिग्री भी मुकम्मल नहीं हुई। ताशबीन ने एक और वजह पेश की। मुझे मालूम है भाई, और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप बात तो करें, रिश्ता तय हो जाए, फिर एक अदद छोटी सी रस्म मंगनी की करवा दें। वो एक फहरिस्त तैयार करके बैठा था। जब सारी मंसूबे बंदी खुद ही कर चुके हो तो रिश्ते की बात भी खुद कर लो। ताशबीन के बात पर उसने नफी में सर हिलाया। नहीं भाई, रिश्ते की बात तो आप ही करेंगे, हाँ बाकी सब मैं खुद देख लूँगा। वो मज़े से कहता हुआ मुस्कुराया, जबकि ताशबीन ने उसकी जानिब देखते अफसोस से गर्दन नफी में हिलाई, गोया कहना चाहता हो कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाएगी, मगर जावियर सुधर जाए ये नामुमकिन है। तेज हवा के पास हर जानिब धूल और मिट्टी थी। बादल आसमान को मुकम्मल तौर पर ढांप चुके थे। इतने में एक बूढ़ा शख्स कदम उठाता हुआ कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसे अपने कदम भारी महसूस हुए थे। चलने की रफ्तार कम हो गई थी। आंखों में आती नमी को दूर करने के लिए वो तेज तेज पलकों को हरकत देने लगा था, मगर आंसू इतने जोरावर थे कि हर बंद तोड़ते उसका चेहरा भिगोने लगे थे। कुछ देर बाद वो एक कब्र के सामने खड़ा था, जिसके कुत्बे पर लिखा नाम कुछ यूँ था, हमदान गफ्फार अली। वो गफ्फार था, एक बदकिस्मत बाप, एक बदकिस्मत शख्स जो अपनी ज़िंदगी में आए इस तूफान का खुद जिम्मेदार था। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते उस कब्र की मिट्टी को हाथ फेरने लगा। उस मिट्टी तले उसका बेटा, उसकी औलाद दफन थी। जवान औलाद का दुख वालिदैन को अंदर से ख़त्म कर देता है। आंसू में रवानी आ चुकी थी। वो खुद को अपने ही बेटे का कातिल मानता था। उसके किए गए अमाल उसकी औलाद के आगे आए थे। उस दिन फैसला शादी के जाने के बाद उसने खुद को कटहरे में खड़ा किया था और उसके ज़मीर ने उसे ही मुजरिम ठहराया था। इतने साल से जिस ज़मीर की आवाज़ को वो नज़रअंदाज करता आ रहा था, आज वही उसे आईने दिखा चुका था। मगर अफसोस कि अब बहुत देर हो चुकी थी। औलाद के छिन जाने का दुख कैसा होता है वो आज महसूस कर सकता था।
पैसे के हवस ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वो अपने गुनाह को 30 साल से छुपाता आ रहा था। फाइका लाशारी को ब्लैकमेल करते जितनी भी रकम उसने हासिल की थी वो सब अपनी औलाद के लिए किया था, और आज उसकी औलाद मनोमट्टी तले दफन थी। उसका ज़मीर चीख चीख कर मलामत कर रहा था। अपने किए गए हर जुर्म का एतराफ़ करने के लिए अब वो तैयार था। शायद इसी तरह उसके दिल को कुछ सुकून आ जाए। अपने हाथ पर मौजूद वो दाग हर बार उसे उसके जुर्म का एहसास दिलाता था, मगर उस दुनिया की दायमी समझ से अपने गुनाह भूल जाता। उसने एक माँ से उसकी औलाद को छीना था, और अपने इस जुर्म को छुपाने की खातिर वो हर हद से तजावर कर गया था, यहाँ तक कि वो 2 जानों को कातिल भी था। अपने हर गुनाह का एहसास अब उसे बखूबी हो रहा था, मगर अफसोस कि अब वक्त गुजर चुका था। उम्र भर का पछतावा उसका साथी बन गया था। ये अजियत और तकलीफ उसे अब बाकी उम्र बर्दाश्त करनी थी। उसकी माफ़ी अब कैसे मुमकिन थी? अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए भी अब बहुत देर हो चुकी थी, मगर क्या तौबा के लिए भी कभी देर हुई है? उसे अपने गुनाहों का हर मुमकिन हद तक असाला करना था, जिसका आगाज़ वो इस हकीकत से पर्दा हटाकर करने वाला था, जो उसकी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि आखिरत भी बर्बाद कर चुकी थी। रात के खाने के बाद वो आबरू के साथ उसके कमरे में बैठी थी कि आबरू एक अहम काम याद आने पर सानिया बेगम के पास चली गई थी, जो लॉन्च में सबरीना के साथ बैठी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि रुतबा भी कमरे से निकलते बाहर आई। वो सीढ़ियों की जानिब जा रही थी कि ज़ावियर की नज़र उस पर पड़ी। रुतबा! अपने नाम की पुकार पर वो रुक गई और पलटकर उसकी जानिब देखा, जो उसी जानिब आ रहा था। कैसी हैं आप? हर बार की तरह हाल पूछने वाला आज भी वही था। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रुतबा वो आमने सामने खड़े थे। एकदम फिट। आप बताएं कब बन रही हैं सर्टिफाइड वेटरनेरियन? वो उसके सामने जामुनी रंग की फ्रॉक के साथ हमरंग दुपट्टा लिए खड़ी थी। बस अगले माह एग्जाम्स हैं, उसके बाद इंशाल्लाह। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि अचानक दिमाग में एक ख्याल आया। एक सवाल का जवाब वो उससे नहीं पूछ पाई थी। मुझे याद आया, वो बारात वाले दिन तुम किस फैसले की बात कर रहे थे जिसमें मैंने तुम्हारी मदद की थी? वो पिछली मुलाकात में भी ये सवाल पूछना भूल गई थी। जी बिल्कुल। ज़ावियर के जवाब देने पर वो दोबारा बोली, कैसा फैसला था वो जिसमें मैं तुम्हारी मदद की और मुझे मालूम ही नहीं? वो भवें सिकड़ कर बोली, वो दरअसल मैंने शादी का फैसला किया है। शर्माने की अदाकारी करते उसने जवाब दिया, जिस पर रुतबा हैरत के मारे कुछ देर के लिए खामोश हो गई। चेहरे के तासुरात सपाट हो गए। क्या वाकई? वो हैरत के मारे सिर्फ इतना पूछ सकी। ये शख्स उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। उसके सवाल पर ज़ावियर ने अस्पात में सर हिलाया। रुतबा ने फ़ौरन खुद को नॉर्मल किया। नाइस, कांग्रेट्स। वो भूल चुकी थी कि उसका असल सवाल तो ये था कि आखिर रुतबा ने उसकी क्या मदद की थी। थैंक यू, ज़ावियर ने भरपूर तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। वो खामोश खड़ी थी, जबकि ज़ावियर उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखने में मसरूफ़ था। पूछेंगी नहीं कि लड़की कौन है? यकीनन तुम्हारी कोई कोलीग होगी, रुतबा ने बेतासु चेहरे लिए जवाब दिया था। ये खबर उसे इतना हैरान क्यों कर रही थी? कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। नहीं, नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। डॉक्टर है वो। उसके चेहरे का बदलते रंग देखते वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। ओह नाइस, वो मुश्किल मुस्कुराते हुए बोली। वो भी वेटरनेरियन। इस बार रुतबा की हैरत में मज़ीद इजाफा हुआ, जबकि दूसरी जानिब मौजूद ज़ावियर अब उसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क कर चुका था। उससे मेरी पहली मुलाकात एक बेकरी में हुई थी। बहुत यादगार मुलाकात थी वो। रुतबा के दिमाग में झमाका हुआ। वो किसी और की नहीं, उसी की बात कर रहा था। कानों में उसकी कुछ देर पहले कही गई बात गूंजी, शादी का फैसला। कुछ लम्हे वो कुछ बोल न सकी, मगर सामने खड़े उस शख्स को उसी के अंदाज में जवाब देना भी ज़रूरी था। ओह, तो यकीनन बहुत खुशगवार मुलाकात रही होगी। उसे याद था कि पहली मुलाकात में ही उसकी ज़बान के ज़हर देखते रुतबा का दिल चाहा था कि वो उसके सारे के सारे दांत तोड़ दे। हाँ, बहुत खुशगवार थी और यादगार भी। वो जान चुका था कि वो समझ चुकी है कि वो किसकी बात कर रहा है। और फिर यूं ही एक दो जगह पर और हमारी वैसे ही खुशगवार मुलाकातें हुई, और वो हर बार एक दूसरे से कैसे मिलते थे वो दोनों जानते थे। यूं ही मुझे वो लड़की पसंद आ गई। ज़ावियर उसकी आंखों में देखता बोला। लड़की राजी है? रुतबा ने आबरू उचकाते हुए सवाल किया। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ज़ावियर ने फौरन जवाब दिया। एक बार पूछ कर देख लो, क्या पता वो राजी ना हो। वो भी जवाबन उसकी आंखों में देखती बोली, अरे मुझ जैसे हसीन व जमील लड़के को कोई कैसे इनकार कर सकता है भला। मुकाबिल भी खुद पसंद ज़ावियर था। हुस्न को एक तरफ रखकर ये जवाब दो कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। रुतबा के सवाल पर वो बोलने लगा। चांद तारे तोड़कर लाने का तो वादा नहीं कर सकता। गरीब आदमी हूँ, सिर्फ इज्जत और प्यार ही दे सकता हूँ।
اس کے تاثر دیکھتے رتبہ کو ہنسی آئی۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا تو کیا کرو گے؟ مجھے معلوم ہے وہ انکار نہیں کرے گی، اپنی محبت پر اتنا تو یقین ہے مجھے۔ اس بات پر رتبہ نظریں پھیرتے ہوئے دوسری جانب دیکھنے لگی کہ اسے دور سے آبرو اوپر آتی نظر آئی۔ وہ کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ زاویار نے اسے مخاطب کیا، تو کیا وہ لڑکی اب بھی مجھے انکار کر دے گی؟ اس کے سوال پر وہ بغیر جواب دیے مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی، جبکہ اس کے انداز سے زاویار کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو تاشفین اسے سامنے بیڈ پر لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھا نظر آیا۔ وہ قدم اٹھاتی اندر آئی اور ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ سارے بیگم، رتبہ اور حرم کو وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ اسی کام میں مصروف تھی کہ تاشفین نے اسے مخاطب کیا، آبرو مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی آپ سے۔ آبرو نے پلٹتے اس کی جانب دیکھا۔ جی کہیں؟ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تاشفین نے لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ پر رکھا اور آبرو کی جانب دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ میں تو اس چیز کو بہت عرصے سے محسوس کر رہا تھا، اور شاید آپ نے بھی محسوس کی ہوگی کہ زاویار رتبہ کو پسند کرتا ہے۔ اس کی بات پر آبرو کو حیرانی ہوئی، مگر خاموشی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ آج اس نے خود مجھ سے بات کی ہے کہ میں امو جان اور صالحہ آنٹی سے بات کروں، مگر میں نے سوچا پہلے ایک بار آپ سے بات کر لی جائے۔ وہ بھی خاموش رہی۔ رتبہ آپ کی بہن ہے، اس کے لیے آپ جو بھی سوچتی ہیں کھل کر کہیں۔ اس کی مسلسل خاموشی پر تاشفین بولا، زاویار نے آپ سے خود بات کی ہے؟ میرا مطلب کہ کہیں وہ ایسے ہی مذاق میں؟ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ زاویار کی عادت سے واقف تھی، اس لیے یہ سوال اہم تھا۔ نہیں، وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، سیدھی طرح سے رشتے کے لیے کہا ہے مجھے۔ تاشفین کی وضاحت پر آبرو بولنے لگی، دیکھیں تاشفین، زاویار آپ کی طرح مجھے بھی بہت عزیز ہے، بالکل میرے چھوٹے بھائی جیسا، اور یقیناً وہ رتبہ کے لیے ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوگا، مگر میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے رتبہ سے بات کی جائے، اس کی مرضی کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہے، اس سے پوچھے بغیر میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ بات مکمل کرتے خاموش ہوئی۔ میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں آبرو، میں خود یہی چاہتا ہوں کہ پہلے اس بارے میں رتبہ سے بات کی جائے، اس کی مرضی جانی جائے، اور یہ کام آپ کو کرنا ہوگا آبرو۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتا بولا، جس پر آبرو نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ لیپ ٹاپ دوبارہ گود میں رکھتے ہوئے کام کر رہا تھا، جبکہ ساتھ بیٹھی آبرو سامنے رکھی فائل پر پین سے کچھ لکھ رہی تھی کہ تاشفین کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ آبرو آپ کی بات ہوئی تھی؟ سوال ادھورا چھوڑتے ہوئے اس نے آبرو کی جانب دیکھا۔ کس سے؟ اس نے مصروف انداز میں سوال کے بدلے سوال کیا تھا، جس پر کچھ لمحے کی توقف کے بعد تاشفین بولا، اپنے تایا سے۔ آبرو کا فائل پر چلتا ہوا ہاتھ رکا، گردن اٹھاتے تاشفین کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ جی آج شام بات ہوئی تھی، صالحہ بیگم کی یہاں موجودگی میں ہی انہیں فیضان کی کال آئی تھی۔ لائبہ کیسی ہے؟ اس کے لہجے میں ایک دم نرمی کا تاثر محسوس ہوا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کا آپریشن ہوا تھا، جس کی خبر بھی اسے آبرو نہیں دی تھی، اور ابھی ایک ویسا ہی میڈیکل کیس پڑھتے اسے لائبہ یاد آئی تھی۔ کافی بہتر ہے اب، ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا ہے، اس سے بھی بات ہوئی تھی آج۔ آبرو نے وجاہت دی، جس پر تاشفین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہو سکے تو اگلی بار جب لائبہ سے بات ہو تو میری بھی بات کروائیے گا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ پیچھے بیٹھی آبرو افسردہ نظروں سے اسے تب تک دیکھتی رہی تھی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ یونیفارم پہنے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ 3 روز پہلے ہی ایک کورس میں اس کا نام آیا تھا، جس کے لیے اسے 2 ماہ اپنے گھر سے دور دوسرے شہر جانا تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے کسی کو کال کا منتظر تھا۔ اسبا واش روم کا دروازہ بند کرتے باہر آئی۔ آفاق نے اس کی جانب دیکھا، سرخ ہوتی آنکھیں اور بجھا ہوا چہرہ۔ وہ 2 روز سے دوبارہ پہلے والی ہی خاموش اسبا بن گئی تھی۔ میری وائٹ شرٹ بیگ میں رکھی ہے؟ آفاق کے مخاطب کرنے پر اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے براؤن گھڑی وہ رکھی ہے؟ وہ اس کی چپ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت وہ کن کیفیات سے گزر رہی تھی وہ جانتا تھا۔ ایک بار پھر خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا بیگ جو ایک کونے میں پڑا تھا کھینچ کر سامنے لائی۔ اور میرے شوز؟ اس بار بھی اس کی کوشش ناکام رہی، جبکہ دوسری جانب موجود اسبا جانتی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے کچھ دیر اور کھڑی رہی تو خود پر قابو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے وہ قدم اٹھاتے باہر کی جانب چلنے لگی تھی کہ آفاق نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے اس کو اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اسبا نے آنسو سے لبریز آنکھیں جھکائی، مگر آنسو بغاوت کرتے اس کے رخسار پر بہنے لگے تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھتے آفاق بولنے لگا، اسبا مت رو پلیز، اگر تم اس طرح روتی رہو گی تو میرے لیے جانا مشکل ہو جائے گا۔ وہ بے بسی سے بولا۔ اس کے آنسو اب اس کے ضبط کا امتحان لے رہے تھے۔ پچھلے 2 دنوں سے یہ برسات وقفے سے جاری تھی۔ اسبا نے فوراً آنسو صاف کرتے اس کی جانب دیکھا۔ میں رو نہیں رہی، وہ بس ایسے ہی۔
वो साफ झूठ बोलते नजर चुराने लगी थी। मेरी तरफ देखो इस्बा, आफाक ने उसके चेहरे पर हाथ रखते कहा। इस्बा ने बमुश्किल नजरें उठाते उसकी जानिब देखा। बस 2 माह की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। वो उसके साथ खुद को भी तसल्ली दे रहा था। इस बार जाना उसके लिए भी आसान नहीं था। 2 माह का सोचकर इस्बा की आंखें फिर से भरने लगी थी। वो इतना अरसा उसके बगैर कैसे रहेगी। इतने कम वक्त में वो उसे अपना आदी बना चुका था कि उसके दूर जाने का सोच कर वो अपना ये हाल कर चुकी थी। और इन 2 माह में मैं सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर तुमसे दूर रहूंगा। तुम जब चाहो मुझे कॉल करके मुझसे बात कर सकती हो। वो उसे दिलासा दे रहा था कि ये वक्त भी कट जाएगा, जबकि दूसरी जानिब मौजूद इस्बा उसे क्या बताती कि फ़ोन कॉल पर बात करना और उसे अपनी आंखों के सामने देखते बात करना बहुत मुख्तलिफ है। वो उसे अपने आसपास ही अच्छा लगता था। ये एहसास कि वो उसके साथ उसके पास मौजूद है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और खुशी थी। और अब ये एहसास दूर होने जा रहा था। वो एक बार फिर रोने लगी। आफाक ने अजियत भरे अंदाज में आंखें बंद करते उसे अपने साथ लगाया। वो बहुत छोटे दिल की मालिक थी। हर तरह का खौफ बहुत तेजी से उसके दिल में सरायत कर जाता था। इस्बा, इस्बा प्लीज़ इस तरह रोना बंद करो, मुझे पर रहम करो। मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहता। उसके लहजे की बेबसी देखते इस्बा ने फौरन सख्ती से अपने आंसू साफ किए। वो उसके फ़र्ज की राह में रुकावट हरगिज़ नहीं बनना चाहती थी, बस अपने दिल पर इख्तियार वो अक्सर खो देती थी। मैं अब नहीं रोऊंगी आफाक, आप परेशान मत हो, उसने रूंधी हुई आवाज़ में कहते बमुश्किल मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। वो उसकी ज़िंदगी का एक निहायत कीमती रिश्ता था, जिससे मुंसलिक हज़ारों वसवसे उसके दिल में पैदा हो रहे थे। शाबाश, वो मुस्कुराया। तुम एक सोल्जर की बीवी हो इस्बा, खुद को मजबूत बनाओ। अगर मेरे लिए मुमकिन होता तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। उसे ये छोड़कर जाना आफाक के लिए भी बहुत मुश्किल था। उसी असना में उसका फ़ोन बजने लगा। वो वही कॉल थी जिसका वो मुंतज़िर था। कुछ लम्हे फ़ोन पर बात करते उसने फ़ोन काटा और फिर इस्बा की जानिब मुड़ते अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते बोलने लगा। गाड़ी आ गई है, अपना बहुत ख्याल रखना इस्बा, और प्लीज़ रो रो कर अपनी तबीयत ख़राब मत कर लेना। उसकी बात पर इस्बा ने इस्बात में सर हिलाया। चलो शाबाश, अब मुस्कुराते हुए मुझे रुखसत करो। वो उसे बहादुर और मजबूत बनाना चाहता था, जो मुकाबिल के लिए बहुत मुश्किल था। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा आफाक, और रोज़ मुझे फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। उसके लहजे में नमी अब भी मौजूद थी। आफाक ने मुस्कुराते हुए उसके गिर्द हाथ फैलाते हुए उसे साथ लगाया और बैग साथ लिया। वो दोनों कमरे से बाहर आए, जहाँ राबिया बेगम और मेहमान पहले से मौजूद थे। इस्बा की सुर्ख होती आँखें उसकी कैफियत बयान कर रही थी, जिन्हें राबिया बेगम बखूबी समझ सकती थी। वो उन सब मराहिल से गुजर कर ही आज वो यहाँ पहुँची थी। आफाक कदम उठाता उनके करीब गया। राबिया बेगम ने आगे बढ़ते उसका माथा चूमते उसे साथ लगाया। खैर से जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे निगहबान हो, वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली। आफाक आगे बढ़ते महमल से मिला और फिर बैग लिए बाहर की जानिब चल पड़ा, जहाँ गाड़ी उसकी मुंतज़िर थी। जाते जाते एक बार उसने पलटकर उन तीनों की जानिब देखा था। वो 3 बहादुर औरतें थीं जो अपने बेटे, भाई, शोहर को बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उसके फ़र्ज की राह में रुखसत कर रही थीं। आसमान पर हर सू तारीकी थी। चमकते हुए चांद के गिर्द सितारे भी न होने के बराबर थे। आबरू अलमारी के सामने खड़ी सुबह के लिए अपने कपड़े तैयार कर रही थी। ताजबिन इस वक्त सबरीना के पास था। वो यूं ही काम में मसरूफ़ थी कि कुछ देर बाद कमरे में ताजबिन दाखिल हुआ। आबरू ने पलटकर उसे देखा। वो अपनी अलमारी की जानिब बढ़ते हुए कुछ तलाशने लगा। आबरू, आपने मेरा वो ब्लैक कोट देखा है जो कल पहना था मैंने? अपनी तलाश में नाकाम होते उसने आबरू को मदद के लिए पुकारा। आबरू कदम उठाते उसकी अलमारी की जानिब बढ़ी। ताजबिन ने पीछे हटते उसे रास्ता दिया और कुछ देर बाद वो कोट निकालकर उसे थमा चुकी थी। ताजबिन ने हैरत से उसकी जानिब देखा। दोनों ने एक ही जगह पर उसे तलाश किया था। ताजबिन को 10 मिनट की तलाश के बाद भी नहीं मिला, जबकि आबरू ने महज 1 मिनट में ढूंढकर उसके थमा दिया था। वो शायद मैंने सही से देखा नहीं होगा, वो कोट पकड़ते हुए मध्यम आवाज़ में बोला, जिस पर आबरू मुस्कुराते हुए अलमारी की जानिब पलट गई थी, जहाँ एक कोट की तलाश में ताजबिन बाकी सब कपड़ों को बेतरतीब कर गया था। बाकी सब चीज़ों को तरतीब देते हुए उसकी नज़र क्रीम कलर के कोट की जेब से निकलते हुए एक रुमाल पर पड़ी थी। उसने हाथ आगे बढ़ाते वो रुमाल निकाला, जिसे देखते उसकी आंखें हैरत से फैली। ये रुमाल वो अच्छी तरह से पहचानती थी। वो रुमाल हाथ में थामे पलटी। ताजबिन की नज़र उसकी जानिब उठी और उसके हाथ में मौजूद रुमाल पर जाकर रुकी। आबरू कदम उठाती हुई उसके करीब आई, जबकि ताजबिन की नज़र उसके हैरत ज़दा तासुरात पर पड़ी थी। ये तो वही रुमाल है ना ताजबिन, जो मैंने आपको? उसके लहजे से उसकी हैरानी वाज़ेह थी। हाँ, ये वही है, हमारी पहली मुलाकात की निशानी। ताजबिन बेड पर बैठता मुस्कुराता हुआ बोला।
मेरा मतलब है ये आपने इतना संभाल कर क्यों रखा हुआ है? वो वाकई हैरत ज़दा थी कि उसने एक रुमाल अब तक संभाल कर क्यों रखा हुआ था। कीमती चीज़ें संभाल कर रखी जाती हैं आबरू। वो एक जुमले में आबरू को लाजवाब कर चुका था। यानी आप तब से ही? उसने बात अधूरी छोड़ दी। हाँ, कह सकते हैं। यानी वो हमारी पहली मुलाकात थी जिसमें हम अजनबी थे और वक्त के साथ साथ अजनबियत अपनायत में बदल गई। आबरू कदम उठाती बेड पर आ बैठी। आपको याद है वो मुलाकात? ताशमीन के सवाल पर आबरू फौरन बोली, जी जी, अच्छी तरह याद है कि कैसे आपने एक अजनबी की खातिर खुद को खतरे में डाला था। उसे वो वाकया आज भी अच्छी तरह से याद था। मगर देखो इसका नतीजा, आज वो अजनबी मेरी बीवी की हैसियत से मेरे साथ बैठी है। वो उसका हाथ थामते हंसते हुए बोला, जिस पर आबरू के माथे पर कुछ बल पड़े। यानी अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो आज वो आपकी बीवी होती? आबरू के सवाल पर ताशफीन को अपने जुमले की नौयत का एहसास हुआ। अब मैंने ऐसा तो नहीं कहा, वो सफाई देते बोला, पर मैं तो यही समझती हूँ। खैर, आपको वाकई काफ़ी शौक है अजनबियों की मदद करने का, वो भवें सुकेड़ते हुए बोली। उसे अच्छे से याद था कि उसे कितना गहरा जख्म आया था, जिस पर ताशफीन बोलने लगा, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है वकील साहिबा? दूसरों की मदद के लिए तो आप भी पेश हो रहती हैं। वो मजे से कहता आबरू को सोचने पर मजबूर कर गया। मैं समझी नहीं, मगर कुछ याद आने पर आबरू बोलने लगी, थोड़ा याद करें, मिट्टी के बर्तन, सड़क पर एक लड़के से लड़ाई। ताशफीन के बोलने की कुछ ही लम्हे बाद आबरू को वो वाक़या याद आया जब उसकी शहरियार से लड़ाई हुई थी। ओह, तो आप वहाँ मौजूद थे ताशफीन? ताशफीन ने इस बात में सर हिलाया, जिस पर आबरू को शायद सूझी। यानी आप तब से मेरा पीछा कर रहे हैं? आबरू की बात पर ताशफीन हंसते हुए बोलने लगा, अब मोहब्बत में इतनी भी बुरी हालत नहीं थी मेरी कि मैं आपका पीछा करता फिरता। वो तो बस मैं वहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि कोई बहादुर लड़की सड़क पर खड़ी किसी के हक में आवाज़ उठा रही है, जिसके नतीजे में किसी बिगड़े हुए लड़के की शामत आई हुई है। वो मुस्कुराते हुए बोला, जिस पर आबरू भी मुस्कुराई। खैर, इस वक्त मेरा आपके लिए कायम किया पहला तासुर तब्दील हो गया था। आप मुझे उस वक्त एक बहादुर और निडर लड़की के तौर पर मुझ पर अपना असर छोड़ चुकी थी। और पहला तासुर क्या था? आबरू ने फौरन सवाल किया, जिसका जवाब देने से पहले ताशफीन ने अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसके कान करीब झुककर जवाब दिया, जिद्दी लड़की। वो ये कहकर रुका नहीं था, जबकि पीछे बैठी आबरू पहले कवकी से उसे जाता देखती रही और फिर मुस्कुराते हुए सर झटकते वो रुमाल उठाते दोबारा काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ रोज़ पहले ही बिजनेस के सिलसिले में फयाज साहब को मुल्क से बाहर जाना पड़ा था और पहली बार ऐसा हुआ था कि गफ्फार उनके साथ नहीं था। फायका बेगम लॉन्च में बैठी गहरी सोच में गुम थी। उनका दिमाग आजकल बस एक ही बारे में सोचता रहता था, न जाने क्यों, मगर गफ्फार के साथ हुए हादसे के बाद अब उन्हें हर वक्त एक खौफ लाग रहता था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा कुछ न हो जाए। अपने किए गए गुनाह अब उन्हें याद आ रहे थे, जिनमें उनका शरीक जुर्म गफ्फार था। सिर्फ वही जानता था कि शाहजैन उनकी सगी औलाद नहीं है। वो बहुत अरसे तक उन्हें ब्लैकमेल करते उनसे भारी रकम निकलवाता रहा था, मगर पिछले चंद सालों से उसने उनसे पैसे मांगना छोड़ दिए थे। उन्हें बेइख्तियार याद आने लगा था कि कैसे उन्होंने गफ्फार के साथ मिलकर एक माँ की गोद उजाड़कर अपनी ज़िंदगी आबाद की थी, और अब कुदरत ने उसके साथ वही बेरहम सलूक किया था जिसका शायद वो वाकई हकदार था। मगर उसके साथ वो भी तो उस जुर्म में उसके साथ शरीक थी। तो क्या अब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था? क्या उनकी औलाद भी? इससे आगे वो सोच नहीं सकी। एकदम शहरियार का ख्याल आया। घड़ी की जानिब देखते उन्होंने फ़ोन उठाते हुए उसे कॉल मिलाई। रात के 11 बज चुके थे और सुबह से फायका की इससे कोई बात नहीं हुई थी। पहली बार कॉल करने पर उसने कॉल नहीं उठाई। फायका के बेगम ने दोबारा कॉल मिलाई। इस बार फ़ोन उठा लिया गया। शहरियार बेटा, कहाँ हो तुम? दूसरी जानिब से बोले जाने वाले हेलो के जवाब में वो पूछने लगी। अच्छा, ओके। दूसरी जानिब से शहरियार का जवाब सुनते वो बोली और फ़ोन वापस सामने रख दिया। वो शाहजैन के साथ था और वापसी का कोई वक्त मुकर्रर नहीं था। वो कदम उठाती अपने कमरे की जानिब चल पड़ी थी। वो बेखबर थी कि जल्द अज जल्द हादसा उनकी ज़िंदगी को भी अपनी लपेट में लेने वाला है। सानिया बेगम के कमरे से निकलते आबरू का रुख रुतबा के कमरे की जानिब था। वो किस दिन के लिए अपने घर आई थी, जबकि इसबा को यहाँ आए 1 हफ्ता हो गया था। अफवाक के जाने के बाद वो 2 हफ्ते राबिया बेगम के पास ही रही थी और अब अपने मायके आई थी। वो कमरे में दाखिल हुई तो नजरें रुतबा पर पड़ी थी, जो बेड पर अकेली बैठी थी। इसबा कहाँ गई? वो कुछ देर पहले जब यहाँ उनके पास आई थी तो इसबा उदास चेहरे लिए रुतबा के साथ बैठी थी। अफाक भाई का फ़ोन आया था और मैडम 1 सेकंड ज़ाया किए बगैर बाहर चली गई। रुतबा की बात पर वो मुस्कुराई। उसका मूड कैसा था अब? वो शाम से ही काफ़ी उदास घूम रही थी।
फिक्र मत करो, उसकी सारी उदासी अब दूर हो जाएगी। वो जानती थी कि इस बात का रोज़ का मामूल है। पहले कॉल के इंतज़ार में उदास घूमना और फिर बात होते ही सारी उदासी दूर हो जाना। रुतबा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आबरू को याद आया कि वो यहाँ उससे क्या बात करने आई थी। हाँ कहो। रुतबा उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। रुतबा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। मेरे लिए? हैरानी से सवाल किया। आबरू ने इस्बात में सिर हिलाया। किसका और कब? वह सवाल करते उसके करीब हुई। जावियार का। इस बार उसकी हैरत में मजीद इजाफा हुआ। बेइख्तियार उसके उस दिन वाली बातें याद आने लगी थी जिन पर गौर करते वह उन्हें मजाक समझकर टाल चुकी थी। वह अक्सर मजाक में ऐसी बातें कर जाता था, मगर इस बार वो मजाक नहीं कर रहा था। उसने ताशफिन से तुम्हारे बारे में बात की है। आबरू की नज़र उसके चेहरे के बदलते तासुरात की जानिब थी। जहाँ पहले हैरत थी मगर अब कोई और तासुर झलक रहा था। उसने ताशफिन भाई से खुद बात की है? वो तस्दीक चाहती थी। हाँ, और वो चाहता है कि ताशफिन अम्मोजान और अम्मी से बात करें। एक मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ, जिसे छुपाने की कोशिश में वो सर झुका गई थी, मगर उसकी ये कोशिश आबरू की नज़रों से पोशीदा न रह सकी। पर ताशफिन ने पहले उनसे बात इसलिए नहीं की थी ताकि मैं तुम्हारी रजामंदी जान सकूं। रुतबा खामोश रही। क्या तुम इस रिश्ते के लिए राजी हो? आबरू ने सवाल पर वो बोलने लगी। अगर तुम सबको कोई एतराज़ नहीं है तो मैं भी राजी हूँ। मेरा मतलब कि फैसला तो तुम और अम्मी करोगे, जो मुनासिब लगे। वो नजरें मिलाए बगैर बात कर रही थी। यानी तुम्हें कोई एतराज़ नहीं? आबरू को अपना जवाब मिल चुका था, मगर अब वो रुतबा को तंग करने का इरादा रखती थी। अगर तुम सबको नहीं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। वो बात घुमाते हुए जवाब दे रही थी। हमारी बात मत करो, अपना बताओ। आबरू बजीद हुई। हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, उसने साफ जवाब दिया। और अगर मैं कहूँ कि मुझे एतराज़ है तो फिर? रुतबा ने फ़ौरन उसकी जानिब देखा और तेज़ी से बोली। क्या एतराज़ है? मेरा मतलब क्या? बात अधूरी छोड़ी। बात मुकम्मल करो रुतबा। नहीं, कुछ नहीं, वो नफ़ी में सहलाते बोली। मैं तुम्हारी बहन हूँ रुतबा, जो कहना है खुल कर कहो। आबरू ने दोबारा कहने पर वो बोल पड़ी। मेरा मतलब ये था कि तुम्हें एतराज़ रिश्ते से है या जावियार से? वो खामोश हो गई। जावियार पर एतराज़ है मुझे। आबरू के जुमले पर वो फ़ौरन बोल पड़ी। कैसा एतराज़? यही कि वो तो पहले से ही मेरी बहन को अपने लिए कायल कर चुका है। रुतबा ने उसके होठों पर आती मुस्कुराहट देखी, यहाँ तक कि उसने एक लम्हा सोचे बगैर फ़ौरन रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी है। रुतबा को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भूल गई थी कि मुकाबिल आबरू है, जो छोटी छोटी चीज़ें भी नोट कर लेती हैं। उसके बाद पर रुतबा ने कुछ कहने के लिए लब खोले। तुम्हें वाकई कोई एतराज़ नहीं है ना आबरू? उसके सवाल पर वो मुस्कुराई। अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहती थी, जो मुझे मालूम हो गई। उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, जिस पर रुतबा के लब भी मुस्कुराहट में ढले। रात के 2 बज चुके थे। वो अपने कमरे में बेड पर लेटी थी, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। नींद की गोलियां भी अब उन पर असर नहीं करती थी। वजह 6 सालों से उनका मुस्तकिल इस्तेमाल था। इस बड़े घर की मालिक आरामदेह बिस्तर पर लेटी वो अमीर औरत नींद जैसी नेमत से महरूम थी। तरह तरह की सोचें, खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ते थे। वो यूं ही बिस्तर पर लेटी थी कि एकदम उनका फ़ोन बजने लगा। रात के इस पहर कौन उन्हें फ़ोन कर सकता था? हाथ आगे बढ़ाते फ़ोन उठाया। वो कोई अनजान नंबर था। इससे पहले एक कॉल कट जाती, फ़ायका बेगम कॉल अटेंड कर चुकी थी। हेलो। उठकर बैठते उन्होंने फ़ोन कान से लगाया। एक अजनबी आवाज़ कानों से टकराई। जी, मैं फ़ायका लाशारी बात कर रही हूँ। वो जो भी था उनसे ही बात करना चाहता था, मगर दूसरी तरफ से बोली जाने वाली अगली बात पर उन्हें हैरत का एक शदीद झटका लगा। वो लिहाफ हटाते फ़ौरन बेड से उतरी। कब? कैसे? कौन सा हॉस्पिटल में? उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी थी। अल्फाज साथ छोड़ चुके थे। मैं आ रही हूँ। वो अपने होलिये की परवाह किए बगैर बाहर भागी थी। तेज़ी से ड्राइवर के पास पहुंची। बार बार उस शख्स के अल्फाज कानों में गूंजने लगे थे। वो हवास बाख्ता हो गई थी। उनके पाँव तले से ज़मीन निकल चुकी थी। डर और खौफ के मारे उनका जिस्म कांपने लगा था। कुछ देर बाद वो गाड़ी में बैठते हुए हॉस्पिटल जा रही थी। मकफ़ात अमल की चक्की में पीसने की बारी उस बार इनकी थी। वो हॉस्पिटल के राहदारी में खड़ी थी, बेहाल, बेबस और परेशान। शाहजैन और शहरियार दोनों ही इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थे। तेज़ रफ्तार के पास उनकी गाड़ी एक ट्रक से बहुत बुरी तरह से टकराई थी, जिसके नतीजे में वो दोनों तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल लाए गए थे। गाड़ी भी बुरी हालत में पुलिस की तहवील में थी। वो राहदारी में इधर से उधर टहलते बार बार फयाज को फ़ोन मिला रही थी, जिनका नंबर बंद आ रहा था। वो उनके सेक्रेटरी को भी कॉल कर चुकी थी, मगर सिग्नल्स की कमी के बास वो उन तक पैगाम पहुंचाने में नाकाम रही थी। वो इस वक्त खुद को शदीद अकेला महसूस कर रही थी। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि डॉक्टर्स बाहर आए और जो खबर वो फ़ायका लाशारी को दे रहे थे
उन्हें अपने कदमों पर खड़ा होना अब दुश्वार लगने लगा था। उनके पैरों तले जमीन खींच ली गई थी। शहरयार की रीढ़ की हड्डी शदीद मुतासिर हुई थी, जिसके पास उसका निशाना धड़ महफूज हो गया था, जबकि दाएं बाजू की हड्डी भी पूरी तरह टूट गई थी। दूसरी जानिब शाहजैन के सर पर गहरी चोट आई थी, जबकि उसके बाएं टांग मुतासिर हुई थी और दोनों ही 3 घंटे गुजर जाने के भी बेहोशी की हालत में थे। ये क्या हो रहा था? ये सब एकदम उनकी औलाद किस हाल में थी? वो रोते हुए बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेरती खुद को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि उस वक्त उनके पास दिलासा देने वाला भी कोई ना था। उनका जिस्म अब भी कपकपाहट का शिकार था। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उन्हें गफ्फार उस जानिब आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते उनका दिमाग फौरन उन्हें एहसास दिलाने लगा कि ये सब कुदरत का इंसाफ है, उनके अमाल का नतीजा है, जो आज दूसरों की औलाद उनसे छीनकर आज खुद अपनी औलाद के लिए तड़प रही थी। औलाद का गम कितना कर्बनाक होता है वो बखूबी महसूस कर सकती थी। वो मुसलसल बेआवाज़ रो रही थी। उम्र भर की माजूरी उनकी औलाद का मुकद्दर बन गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर्स एक अच्छी खबर लिए बाहर आए। उन दोनों की हालत खतरे से बाहर थी, मगर अगले 24 घंटों में उनका होश में आना बेहद ज़रूरी था। फायका बेगम के दिल में हज़ार वसवसे पैदा होने लगे थे कि अगर शहरयार को होश न आया तो फिर वो सोच भी न सकी। आगे बढ़ते उन्होंने डॉक्टर से इजाज़त ली और शहरयार के पास चली गई। इतना सब हो जाने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ अपने ही बेटे की परवाह थी, क्योंकि अपना खून अपना ही होता है। जबकि उनका ये अमल देखकर गफ्फार ने अफसोस से सर झटका। वो चोट खाने के बाद भी नहीं संभली थी। गफ्फार डॉक्टर से शाहजैन के बारे में पूछने कदम उठाते हुए उस शख्स की जानिब चल पड़ा था जिसका वो मुजरिम था। वो बिस्तर पर लेटे इस माजूर इंसान को देख रही थी जो उनकी वाहिद और इकलौती औलाद था। शहरयार को इस हालत में देखते उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। उन दोनों को होश आ चुका था, मगर 2 दिन गुजर जाने के बावजूद हालत में कोई बेहतरी नहीं आई थी। शहरयार का निचला धड़ तो मुकम्मल मफलूज हो गया था, जबकि बाकी जिस्म में भी हरकत न होने के बराबर थी। उसे जब भी होश आता वो अपनी बेबसी पर रोते और चीखने लगता। उसके आंसू फायका लाशारी के दिल पर गिरते थे। रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी। दूसरी जानिब होश में आने के बावजूद भी शाहजैन गनुदगी की हालत में था। उसके सर पर लगा जख्म काफ़ी गहरा था, मगर डॉक्टर्स के मुताबिक वो अब पहले से काफ़ी बेहतर था, इसलिए वो कल उसे डिस्चार्ज करने वाले थे। मगर शाहजैन के मुताबिक वो फायका बेगम से कोई ज़रूरी बात करना चाहते थे, उसके टेस्ट के रिपोर्ट्स के बारे में भी। मगर फायका बेगम के लिए शायद इस वक्त सिर्फ उनका बेटा ही अहम था, इसलिए वो डॉक्टर से बात करने नहीं गई थी। फयाज साहब को इत्तला दी जा चुकी थी, मगर मौसम की खराबी के बाद उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी और अब वो 3 रोज़ बाद ही वापस पाकिस्तान पहुंच सकते थे। फायका लाशारी इतनी आजमाइश के बावजूद भी नाइंसाफ़ी करने से बाज नहीं आई थी। उन 2 दिनों में वो सिर्फ 2 से 3 बार ही कुल देर के लिए शाहजैन के पास गई थी। बाकी का सारा वक्त वो शहरयार के पास ठहरी थी। चाहे वो उनकी सगी औलाद ना था, मगर पैदाइश से लेकर अब तक तो उन्होंने ही उसे पाला था, तो क्या ममता का एहसास भी उन्हें उसकी जानिब नहीं खींचता था? शाहजैन के पास उस दिन से गफ्फार मौजूद था, जो शायद अपने गुनाहों का अजाला करने का आगाज़ कर चुका था। वो गाड़ी से उतरते शल कदमों से अंदर दाखिल हुए। आज उस हादसे को 5 रोज़ गुजर जाने के बाद उन्हें मालूम हुआ था कि उस वक्त गाड़ी शहरयार नहीं बल्कि शाहजैन चला रहा था। वो शदीद गुस्से की कैफियत में अंदर जा रही थी। उनका बेटा आज सिर्फ शाहजैन की वजह से इस हाल में था। खुद वो ठीक होकर घर आ गया था, मगर उनका बेटा उम्र भर के लिए माजूर हो गया था। सिर्फ उसकी वजह से वो उनके बेटे का मुजरिम था, उसकी उस हालत का जिम्मेदार। वो अंदर दाखिल हुए तो वो उन्हें लॉन्च में ही बैठा नजर आया था। उसे देखते ही उन्हें शहरयार की अजियतनाक हालत याद आई थी, जिसका जिम्मेदार सामने बैठा वो शख्स था जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं था। हाँ, उनका उससे कोई रिश्ता नहीं था। जबकि दूसरी जानिब शाहजैन कदम उठाता उनकी जानिब आया। उसके माथे पर अब भी पट्टी मौजूद थी, जबकि टांग का जख्म अब बेहतर था। मॉम, शहरयार अब कैसा है? वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अब उससे मिलने गया था, मगर वो इस वक्त होश में नहीं था और उस दिन से वो घर पर ही मौजूद था। टांग पर बंदी पट्टी भी आज सुबह ही उतरी थी। फायका लासारी सपाट चेहरा लिए उसे देखती रही। उन्हें इस चेहरे में सिर्फ अपने बेटे का मुजरिम दिखाई दे रहा था, जबकि वो भूल गई थी कि सामने खड़ा शहजान चाहे उनका खून नहीं था, मगर उसे हासिल करके ही उनकी ज़िंदगी में बाहर आई थी। वो उनका मुजरिम नहीं था, बल्कि वो खुद उसकी मुजरिम थी। उसे उसके असल खानदान से दूर रखने का जुर्म उन्होंने ही किया था। उन्हें खामोश देखते शाहजैन ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मॉम, शहरयार ठीक है ना? उसके लहजे में अपने भाई के लिए फिक्र थी, जो इस वक्त फायका लाशारी महसूस करने से कासिर थी। वो भूल बैठी थी कि वो एक हादसा था
اس میں کسی کا قصور نہیں تھا۔ دماغ میں چلتی سوچوں کے ساتھ انہیں شہریار کی حالت یاد آئی تھی، جس پر آنکھوں میں تیز لیے انہوں نے اپنے کندھوں پر رکھے شہزان کے ہاتھ کا جھٹکا دیا تھا۔ شاہزین ان کی اس حرکت پر حیران ہوا۔ نہیں ہوں میں تمہاری ماں، نہیں ہوں، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا تم سے، وہ چلاتے ہوئے بولی، جبکہ ان کی بات پر شاہزین حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ میں شہریار… نام مت لو میرے بیٹے کا اپنی گندی زبان سے۔ تم مجرم ہو میرے بیٹے کے، اس کی اس حالت کے ذمہ دار ہو صرف تم۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ فائقہ لاشاری اس کی بات کاٹتے چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ چکی تھی۔ گھر کے ملازمین بھی شور سن کر لانچ میں آ گئے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میں تو خود… فائقہ بیگم کی ہر حرکت اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کی ماں اس کا گریبان پکڑے کھڑی تھی۔ سب تمہارا ہی قصور ہے، صرف تمہارا، بلکہ… وہ پاگل ہو چکی تھی۔ تمہارا نہیں، قصور تو میرا ہے، جو تم جیسے آستین کے سانپ کو پالا، اتنا بڑا کیا کہ وہ میرے ہی اولاد کو کھا گیا۔ وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ شاہزادی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کا گریبان اب بھی فائقہ کے ہاتھ میں تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھے موم مت کہو، نہیں ہوں میں تمہاری ماں، بلکہ تمہارا اس گھر کے کسی بھی فرد سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ ہسیانی انداز میں چلائی۔ آس پاس باقی لوگوں کے موجودگی کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ ایک قاتل سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ بولتے ہوئے اس کا گریبان چھوڑتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر تھک چکی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں موم، شاہزین کی آواز پر وہ دوبارہ اس کے قریب آئیں۔ ہو تم قاتل، اپنے باپ کے قاتل۔ یہ انکشاف شاہزین سمیت باقی سب کو بھی حیران کر گیا تھا۔ ملازمین فائقہ لاشاری کی یہ حالت دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ ارے جس نے اپنے باپ تک کو نہ چھوڑا، اس کے سامنے میرا بیٹا کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ آج ہر اس راز سے خود سے پردہ ہٹا رہی تھی جن کو چھپانے کی خاطر وہ اپنی ساری عمر گزاری آئی تھی۔ بس کر دے موم، میں نے ڈیڈ… شاہزین کی آواز میں اس بار غصہ شامل تھا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے فائقہ لاشاری بول اٹھی۔ جس کو تم ڈیڈ کہہ رہے ہو نا، اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں، صرف شہریار کا باپ ہے، ہم سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، وہ دوبارہ چلانے لگی تھی۔ تم صرف میرے بیٹے کے ہی مجرم نہیں ہو، بلکہ اپنے سگے باپ کے قاتل ہو، قاتل، وہ بآواز بلند چلائی تھی۔ آج سے 7 سال قبل جس شخص کو تم نے اپنی گاڑی سے کچلا تھا، وہ تھا تمہارا باپ۔ شاہزین کو دھچکا لگا۔ ایک ہی لمحے کی دیری میں اسے سب یاد آ چکا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں موم، اس بار شاہزین چلایا۔ ایسا کیسا ہو سکتا تھا کہ وہ شخص، وہ اس کا باپ کیسا ہو سکتا تھا؟ میرا بیٹا اس حال میں نہ ہوتا۔ شاہزین کو ایک دم گزرے ماہ میں فائقہ کا بدلا ہوا رویہ یاد آیا۔ تم جیسے انسان کو اتنے سال پالنے کی سزا ملی ہے مجھے۔ شاہزین کو اب وہاں کھڑا ہونا دشوار لگنے لگا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ اس سچ کو چھپانے کی سزا میرا بیٹا بھگت رہا ہے، فائقہ مسلسل بول رہی تھی۔ اس نے کمرے میں جاتے ہوئے اپنا موبائل ٹیبل پر رکھا اور دراز سے گاڑی کی چابی نکالتے تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کا موبائل وہی ٹیبل پر پڑا تھا۔ لون سے گزرتے اسے فائقہ لاشاری دکھائی نہیں دی۔ شاید سارا زہر اگل کر اب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کی باتیں یاد آتے ہی اس کے قدموں میں تیزی آئی اور وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ سڑک پر دوڑتی گاڑی میں موجود شخص آج واقعی زندگی سے ہارا ہوا شخص لگ رہا تھا۔ اپنی حقیقت سے ناآشنا، سب حاصل کر کے بھی خالی ہاتھ، وہ کوئی اور نہیں شاہزین لاشاری تھا۔ ماتھے پر بندھی پٹی کے ساتھ وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ کانوں میں فائقہ لاشاری کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذہنی دباؤ کے باعث اسے مسلسل چکر آ رہے تھے۔ ایک دم اسے اپنے چہرے پر نمی محسوس ہوئی۔ وہ رو رہا تھا۔ سماج سے بار بار فائقہ بیگم کی آواز ٹکرائی، جیسے وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑی اس پر اس کی حقیقت اشکار کر رہی ہوں۔ اسے ایک ایک لمحہ یاد آنے لگا تھا کہ کیسے وہ اس میں اور شہریار میں فرق کرنے لگی تھی۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ دماغ بار بار اسے گزرے واقعات یاد دلاتا جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ بدلا ہوا رویہ، ان دونوں کے درمیان فرق، یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ وہ شاہزین ان کا خون نہیں تھا۔ اسے سب یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ اسے بخار میں چھوڑ کر بھی شہریار کے پاس گئی تھی۔ ہر بار اسے فوقیت دینا معمولی بات نہیں تھی، اور اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اگر واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی تو کیا وہ اپنے باپ کا قاتل ہے؟ ایکسیڈنٹ کا منظر آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس نے ایک بار پلٹ کر اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی تھی۔ اسے بے اختیار چکر آنے لگے تھے۔ سامنے کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پر ایسی بھی کوئی حقیقت اشکار ہو سکتی ہے۔ اپنی ساری زندگی وہ اپنی حقیقت سے نہ آشنا رہا تھا، ایک دھوکے اور فریب کی زندگی گزارتا تھا۔
को वो माँ कहता था वो उसकी माँ नहीं थी, जिसको वो बाप कहता था उसका बाप नहीं। पर आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था? वो आज खाली हाथ था, अपने ही बाप का कातिल। सामने का मंजर धुंधलाने लगा, पर गाड़ी बेकाबू हुई और जोर से एक दरख्त के साथ टकराई थी, मगर वो नुकसान से महफूज रहा। उसने एक नज़र आसपास डाली, न जाने वो सोचों में गुम कहाँ आ पहुंचा था। गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम ठहरा। उकताहट का शिकार होते वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर आया था। दरख्त से टकराने के बाद गाड़ी का नुकसान हुआ था और अब गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। वो वापस अंदर जाते अपना मोबाइल तलाशने लगा, मगर उसकी कोशिश में भी वो नाकाम ठहरा था, क्योंकि अपना मोबाइल तो वो घर ही छोड़ आया था। वो वापस बाहर आते आसपास देखने लगा। ये एक सुनसान सड़क थी। कुछ देर वो खड़ा किसी और गाड़ी का मुंतजर रहा, मगर जब अगले 10 मिनट तक वहाँ से कोई गाड़ी न गुजरी तो मजबूरन वो कदम उठाता एक जानिब चलने लगा। चाल में लड़खड़ाहट थी, जबकि सर मुसलसल घूम रहा था। दिमाग में एक बार फिर फायका लाशारी की बातें, माजी के मंजर घूमने लगे थे। उसका चीख चीख कर रोने का दिल चाह रहा था। तकरीबन 20 मिनट बाद वो एक आबादी के नज़दीक पहुंचा था। वो काफ़ी बसमानदा इलाका था। कुछ कदम मजीद बढ़ाए तो उसे मकैनिक की एक दुकान नज़र आई थी, जो सड़क की दूसरी जानिब थी। वो उस जानिब बढ़ने लगा। उसका सर मुसलसल घूम रहा था कि ऐन सड़क के बीच में पहुंचते वो अपना तवाज़ुन संभाल ना पाया और दाएं जानिब से आती हुई गाड़ी से टकरा गया। उसका सर जोर से ज़मीन पर लगा। सफ़ेद पट्टी सुर्ख होने लगी थी। एक टांग से भी खून बहने लगा था। लोग भागते हुए उसके करीब आए थे। वो बंद होती आंखों से उन लोगों को देख रहा था जो तेजी से उसकी जानिब बढ़ रहे थे। आंखों के सामने हयात साहब के एक्सीडेंट का मंजर लहराया, फिर फायका लाशारी से हुई आखिरी मुलाकात का मंजर लहराया और कुछ ही लम्हे बाद उसकी आंखें मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। लोग उसके कपड़े खंगालते उसका पता मालूम करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो अपने साथ अपनी पहचान का कोई सामान नहीं लाया था। इतने बड़े बिजनेस का मालिक शाहज़ैन लाशारी सड़क पर लावारिस और बेनामो निशान लाश की तरह पड़ा था, जिसमें ज़िंदगी की थोड़ी सी भी रमक बाकी नहीं थी। यही इंसान की ज़िंदगी की हकीकत है। अरूस हमेशा सवाल को अपने साथ लाता है और उरूस में अपने खुदा को भूलकर अपना असल भूल जाने वालों का सवाल शाहज़ैन लाशारी जैसा होता है। जी, तो यहाँ होता है सेकंड लास्ट एपिसोड कंप्लीट, और लास्ट एपिसोड की अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। जैसे ही राइटर पब्लिश करेंगे एपिसोड तो मैं भी अपलोड कर दूँगी उसको वॉइस ओवर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।